हेलो एवरीवन। आज मैं पुनः एक बार अपने कमिटमेंट के साथ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा अगला टॉपिक पार्टनरशिप होगा, तो आज मैं पार्टनरशिप टॉपिक को लेकर ही बच्चों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसे हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप जो वीडियो देखते हैं या चैनल पर आते हैं अकाउंटेंसी के लिए, तो स्वाभाविक रूप से अकाउंटेंसी प्राय किताबों में भी होते हैं। हर टॉपिक मैं भी किताब से ही पढ़ता हूँ, लेकिन बच्चों के समक्ष रखने का तरीका बदल जाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। प्राय देखा जाता है कि बहुत सारे शिक्षकों को मैं देखता हूँ कि किताब को ही सामने में लेते हैं, हाथों पर लेकर उस पर लिखते हैं डिफिनेशन है, ये है, वो है। दैट मीन्स अगर आपको डिफिनेशंस पढ़ने, फीचर्स पढ़ने हैं, विशेषताएं पढ़ने, दैट इज द थ्योरेटिकल पोर्शंस ऑफ अकाउंटेंसी। इसे पढ़ने के लिए प्राय किसी प्रकार से टीचर की आवश्यकता नहीं होती। किताबों में बहुत अच्छी तरह से प्राय कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। इसके बावजूद भी प्राय देखा जाता है कि बच्चेगण नहीं समझ पाते। मैं यहाँ अकाउंटेंसी इस रूप में पढ़ाता हूँ कि बच्चे एज ए प्रैक्टिकल के रूप में समझ सकें। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, प्रैक्टिकल के रूप में। हमारे पास कोई किताब नहीं होती, मैं जो भी हो आत्मा से पढ़ाता हूँ। मैं जितना जानता हूँ मुझे किसी तरह से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि कि प्राय हम देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड होते हैं, राइटिंग पैड होते हैं, एक जगह बैठकर किताबों की नकल करते हैं और बच्चों के समक्ष रखते हैं। और बड़ा ही विडंबना वाली बात होती है कि बच्चे ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो फैक्ट के साथ अकाउंटेंसी को पढ़ाते हैं प्राय उसको उसका वास्तविक रेम्यूनरेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही खड़े होकर यहाँ पर पढ़ाते हैं। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं होते हैं, कोई बुक्स नहीं होते हैं, अर्थात मैं जो भी पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ। कम से कम इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ इसका भी पारिश्रमिक आप देने का परिश्रम करें। तो आज हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार के मुख्यतः 3 स्वरूप होते हैं, एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी के व्यापार। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कहा जाए, व्यापार के स्वरूप की बात कहा जाए, तो इसे 3 ही वर्गों में बांटा जाता है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप एकांकी व्यापार जिसके मालिक एक होते हैं, अर्थात मालिक एक मतलब कोई उसके लाभ को बांटने वाला नहीं होता है। लेकिन आज के समय में प्राय व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत होती है, अर्थात एकांकी व्यापार एक हद तक छोटे पैमाने के व्यापार तो किए जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों और अरबों के व्यापार को नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात यही कारण है कि प्राय एकांकी व्यापार से निकलकर हम साझेदारी व्यापार की ओर आते हैं और साझेदारी व्यापार से निकलकर हम कंपनी के व्यापार की ओर भी बढ़ते हैं। एकांकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में इतना ही अंतर है कि एकांकी व्यापार के मालिक एक होते हैं, यद्यपि साझेदारी व्यापार के मालिक 2 या 2 से अधिक होते हैं। समय समय पर इसकी परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं, इसके नेचर बदलते रहते हैं। आज से 10 वर्ष पहले की बात हो तो अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 हुआ करती थी, लेकिन आज अधिकतम संख्या 50 है। पहले बैंकिंग प्रकार के व्यवसाय करने में अधिकतम साझेदारों की संख्या 10 होती थी, आज इस प्रकार के कोई अंतर नहीं किए जाते, अर्थात मिनिमम 2 और अधिकतम 50। सबसे पहले पार्टनरशिप के डिफिनेशंस को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि एक डिफिनेशन ही प्राय पार्टनरशिप के सारी विशेषताओं का अवलोकन कर देता है। अर्थात एज ए थ्योरी के रूप में सिर्फ इसके डिफिनेशंस को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे
थ्योरी किताबों में होती है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए किसी शिक्षक अथवा गुरु ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकल जब बात आती है तो प्राय एक गुरु की आवश्यकता होती है, और मैं इसी रूप में इसी तथ्य को लेकर सामने में उपस्थित होता हूं। पार्टनरशिप एक्ट है 1932 जिसके सेक्शन 4 है। मैं कोई लिखता नहीं हूं, ध्यान रखें, मैं लिख कर नहीं बल्कि किताबों में भी इसके डिफिनेशन दिए गए हैं, आप वहां से डिफिनेशंस को ले सकते हैं। मैं यहां डिफिनेशंस को डिस्कस करूंगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार एक परिभाषा दी गई है जो प्राय पार्टनरशिप की सारी विशेषताओं का उल्लेख कर देता है। सारी विशेषताएं, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कहा गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप between the relations between 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or one of them acting for all। ये पार्टनरशिप की एक छोटी सी परिभाषाएं हैं जिसके प्राय साझेदारी की सभी विशेषताएं शामिल हैं। दैट मीन्स एक साझेदार में, साझेदारी व्यापार में 2 या 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। प्राय साझेदारी लाभ कमाने के लिए किया जाता है। प्राय 1 से अधिक साझेदार होते हैं। ऐसे व्यापार को किसी एक के द्वारा या सबों के द्वारा भी संचालन किया जा सकता है। अगर एक के द्वारा पार्टनरशिप के व्यापार को किया जाता है तो प्राय अपने कार्य से सबों को उत्तरदायी बनाता है। दैट मीन्स पार्टनरशिप में एक साझेदार एज ए प्रिंसिपल के रूप में भी होता है और एज ए एजेंट के रूप में भी होता है। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। तो इसके डिफिनेशंस के द्वारा प्राय पार्टनरशिप की विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अंतर्गत वो सारी बातें कह दी गई है। इसके बाद अलग से हम यही बताते हैं कि पार्टनरशिप के अंतर्गत मिनिमम कम से कम 2 साझेदार होनी चाहिए, अधिकतम आज के डेट में 50 साझेदार होनी चाहिए। इसी प्रकार इस साझेदारी की परिभाषाएं ही केवल हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। अब इसके अंतर्गत हम कोई अतिरिक्त डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सारी बातें डिटेल आपकी किताब में उपलब्ध है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरा काम यहाँ प्रैक्टिकल बताना है। एक लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप भी होते हैं। दैट मीन्स ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत साझेदारों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित दायित्व, और असीमित दायित्व का मतलब होता है अगर व्यापार की हानि इतनी अधिक हो जाए कि व्यापार की संपत्तियों को बेचकर भी उस हानि को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को भी प्राय उस हानि को पूरा करने में लिया जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2008 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत साझेदारों की संख्या, अधिकतम संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं, चाहे जितने साझेदार हो जाए, और इसके दायित्व लिमिटेड होते हैं। इसीलिए इसके कहा गया है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंतर्गत साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। दैट मीन्स उसके द्वारा व्यापार में लगाए गए पूंजी तक ही सीमित होता है, अर्थात किसी भी प्रकार के हानि को पूरा करने के लिए उसके घर की संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति को लिया नहीं जा सकता। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस। हमें यहां पर सिर्फ पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अकाउंटिंग प्रोसेस सबका एक ही है, केवल थ्योरेटिकली अंतर थोड़ा पाया जाता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अधिकतम साझेदारों की संख्या अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, और इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 92 के अंतर्गत प्राय साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 की गई है और मिनिमम संख्या 2। बस इतना ही अंतर है।
अब प्रैक्टिकल करने के लिए जो पार्टनरशिप में हमें जरूरत होगी टाइम टू टाइम, सबसे पहली जरूरत इसके अंतर्गत ये भी बता दिया जाए कि अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि चाहे एकांकी व्यापार हो या साझेदारी व्यापार हो, हर व्यापार अपने व्यापार के लाभ को जानने के लिए एक वार्षिक खाता जरूर वर्ष के अंत में तैयार करता है। दोनों के वार्षिक खाते में समरूपता है, दैट मीन्स एकरूपता है, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक कैपिटल होते हैं और पार्टनरशिप में एक से अधिक कैपिटल होते हैं। बाकी सभी चीज सामान्यतः एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। एक अंतर और होते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए जाते हैं, जबकि पार्टनरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाए जाते हैं। इसकी सारी उपयोगिताओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। अर्थात वास्तविक खाते बनाने के दृष्टिकोण से प्राय दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही प्रिंसिपल्स है, एक ही प्रिंसिपल्स के अनुसार वो बनाते हैं। केवल पार्टनरशिप में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात आती है। जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उस समय समझाएंगे कि पीएल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर है। दैट मीन्स दोनों को एक कड़ी में किस प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, तो वहां पर यहां समझेंगे। पार्टनरशिप में जो सबसे मूल फैक्टर है लाभ को बांटने की, अर्थात जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी समझ हमेशा एक समस्या खड़ी होगी कि फर्म के लाभ, फर्म अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यापार की रचना करते हैं उसे प्राय फर्म कहा जाता है। फर्म इसके थ्योरेटिकल में बताया जाता है कि साझेदारों के बीच में एक एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत एक पार्टनरशिप डीड होते हैं। दैट मीन्स जब आप एग्रीमेंट को उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वही एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाने लगता है। अर्थात यहां पर पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत एक पार्टनरशिप डीड की बात जानना बहुत जरूरी होती है। डीड का मतलब होता है एक लिखित समझौता होते हैं जिसको प्राय रजिस्टर करवा दिया जाता है। और रजिस्टर करवाने का फायदा यही होता है कि भविष्य में साझेदारों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो प्राय उसे अदालत के द्वारा निपटाए जा सकते हैं। अगर आपके पास डीड नहीं है तो वैसी परिस्थिति में अदालत जाने का रास्ता आपके पास नहीं बचता है। तो पार्टनरशिप डीड का होना ना होना कंपलसरी नहीं है, अर्थात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यह कोई बर्डन नहीं है। अर्थात होना ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अर्थात पार्टनरशिप डीड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब पार्टनरशिप डीड होते हैं तो प्राय सभी बातों का जिक्र उस डीड में कर दिया जाता है लिखित रूप में। और जब कोई पार्टनरशिप डीड में लिखित रूप में कोई चीज आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से हर क्रिया उसी लिखे गए अनुसार संपादित किए जाते हैं। और जब हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब होता है गर्भित शर्त, अर्थात कुछ ऐसी शर्तें जो प्राय सभी साझेदारी फर्म के द्वारा लागू किए जाएंगे इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। और नियम में 5 कंडीशंस होते हैं। अगर कभी कभी प्रश्न में ये बात पूछा जाता है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अर्थात पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से रूल्स लागू होते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 रूल्स हैं। अर्थात किसी साझेदार को पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं है। दैट मीन्स कोई भी साझेदार सैलरी, कमीशन, बोनस इत्यादि के रूप में पारिश्रमिक नहीं ले सकता है। नंबर 2, किसी भी साझेदार के पूंजी पर ब्याज नहीं दिए जाते हैं। नंबर 3, किसी साझेदार के ड्राइंग पर ब्याज नहीं लिए जाते हैं।
नंबर 4, अगर कोई साझेदार फर्म को एज ए लोन कर्ज अगर देता है तो 6% के दर से उसको ब्याज मिलेगा। और नंबर 5 है एडिशनल कैपिटल। दैट मीन्स अगर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो वैसी परिस्थिति में उसकी व्यवस्था भी सोची जाती है। तो ये 5 फैक्टर है जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रयोग किया जाता है। और अगर डीड है तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी साझेदारों के बीच लाभ समान अनुपात में बांटे जाएंगे। समान अनुपात का मतलब बराबर बराबर बांटे जाएंगे। अर्थात अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 कंडीशंस लागू किए जाते हैं, और अगर आपके पार्टनरशिप डीड है तो उसमें तो सारी बातें लिखी हुई है। लाभ को समान तरीके से बांटिए, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है दीजिए, साझेदारों को पारिश्रमिक के रूप में वेतन कमीशन देना है दीजिए। दैट मीन्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस अपॉन दी एनी कंडीशन इफ द पार्टनरशिप डीड एक्वायर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म के द्वारा पार्टनरशिप डीड बना लिया गया है तब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सारी शर्तों का उल्लेख होता है और उन्हीं शर्तों का प्रयोग हम प्राय हिसाब को बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप लागू होते इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंतर्गत 5 कंडीशंस हैं। दैट मीन्स किसी साझेदार को पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं है, किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिए जाएंगे, किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिए जाएंगे, लाभ को समान अनुपात में बांटे जाएंगे। अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त अगर लोन दिया है, कर्ज दिया है, तो उस पर 6% ब्याज पाने का अधिकार है। ये 5 शर्तें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत आता है। और पार्टनरशिप डीड रहे तो आप पूंजी पर ब्याज दीजिए, वेतन लीजिए, पारिश्रमिक दीजिए, ड्राइंग पर ब्याज लगाइए। दैट मीन्स अब कोई कंडीशंस इम्प्लाइड नहीं है, दैट मीन्स सब एक्सप्रेस्ड है, स्पष्ट है। अर्थात उस स्पष्ट कंडीशंस को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुए। इतना बताना मेरे लिए भी बिल्कुल लाजिमी है, क्योंकि इतना के बिना प्राय हिसाब को समझ की परख नहीं होती। क्योंकि आपके हिसाब में कभी कभी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात आ जाती है तो ये 5 कंडीशंस को याद रखना पड़ता है कि लाभ समान तरीके से बांटा जाता है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिए जाते हैं, किसी साझेदार को पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं है, किसी साझेदार ने अगर फर्म को लोन दिया है तो 6% ब्याज प्राप्त करेगा। दैट मीन्स यह बातें जानना जरूरी होता है एज ए प्रैक्टिकल करने के लिए भी। इसमें कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं, इसीलिए यहाँ बताने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो पार्टनरशिप में सबसे बड़ी फैक्टर होती है वो होती है बांटने की। दैट मीन्स 2 या 2 से अधिक 50 साझेदार, हम न जानते हैं क्यों 50 साझेदार के कंडीशंस को ला दिया गया। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में साझेदारों की संख्या अनंत क्यों की गई? इससे अच्छा होता वो कंपनी का व्यापार हो जाता। दैट मीन्स जहां पर मालिकों की संख्या अनंत होती है। अर्थात जिन्होंने भी बढ़ाया साझेदारी 2 या 2 से अधिकतम 20 तक ही ठीक था, वर्तमान में ये 50 अधिकतम संख्या है। मुझे इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किसी व्यापार को 50 साझेदार मिलकर चलाने का क्या फायदा मिलता होगा यह तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही जाने जा सकते हैं। अन्यथा पहले के द्वारा जो नियम बनाए गए थे मेरे अनुसार वो बिल्कुल सही था कि बैंकिंग सेक्टर का व्यापार हो तो अधिकतम 10 होते थे और सामान्य प्रकार के व्यापार में अधिकतम 20 होते हैं। इसको भूल जाइए। अब पढ़िए मिनिमम 2 होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं। अब 50 मिलकर ये क्या करते होंगे? इसके वार्षिक खाते में इसके कैपिटल को किस प्रकार दर्शाए जाते हैं। लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट के रूप में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके समझ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साझेदारों की बात आएगी कि ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दैट मीन्स आपके पास 50 वाली समस्या कभी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4
साझेदारों के प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होंगे। 3 या 4 साझेदार, कभी 50 साझेदार की समस्याएं आपके प्रैक्टिकल में उत्पन्न ही नहीं होगी। तो चलिए इस पर एज ए थ्योरेटिकल के रूप में आप जरूर पढ़ें, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल करने के रूप में 3 साझेदार और 4 साझेदार के ही प्रश्न बनते हैं, 2 साझेदार के बनते हैं, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए। यह जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है लाभ को बांटने का। लाभ को बांटने के लिए स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी साझेदारों में लाभ बराबर बांटे जाएंगे। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जो उल्लेख किया हुआ है लाभ को बांटने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। तो हम डीड की अवस्था में ही बात करते हैं कि लाभ बांटने का अनुपात पहले से तय कर दिया गया है और उसी तय अनुपात के अनुसार साझेदारों में लाभ को बांटा जाता है। पार्टनरशिप पढ़ने की आवश्यकता एज ए प्रैक्टिकली इसलिए पड़ता है कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आते रहता है कि कभी कभी हम अपने लाभ अनुपात में परिवर्तन कर देते हैं। तो लाभ अनुपात में परिवर्तन करने का क्या इफेक्ट किस साझेदार पर किस रूप में पड़ता है, जिस रूप में भी प्रभाव पड़ता है उसके बदले में क्या उसको कुछ अतिरिक्त गेन होगा या लॉस होगा, इत्यादि बातों का जिक्र होता है। ये साझेदारी है, समय समय पर स्थिति बदलते रहता है। आज हमने 50,000 पूंजी फर्म में लगाया, हो सकता है फिर 25,000 रुपये की पूंजी लगा दिया। डैट मीन्स आपकी पूंजी स्ट्रक्चर अगर बदल जाती है तो स्वाभाविक रूप से साझेदारी व्यापार के लाभ में भी आपका स्थिति बदल जाएगा। अर्थात बदलने की कोई सीमा नहीं होती है। सिर्फ 2 ही बात कहना है, अगर किसी भी रूप में साझेदारी में कभी कोई अनावश्यक लाभ अथवा हानि की उत्पत्ति होती है तो उस लाभ अथवा हानि को सभी साझेदारों के बीच में कैसे निपटाया जाता है, ये दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसे निपटाया जाता है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्वरूप आज आपको शुरू कर रहे हैं बताना कि जो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से आपको कठिन होता है उस कठिनाई को समझाना हमारा काम है। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल के स्वरूप, अभी हम प्रैक्टिकल में नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल में आ रहे हैं। थ्योरेटिकल में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको अनुपात जानना चाहिए कि साझेदारों के बीच में एक से अधिक साझेदार हैं तो सभी साझेदार आपस में लाभ बराबर बांटते हैं कि अनइक्वल तरीके से बांटते हैं। तो बराबर बांटने हैं नहीं बांटने हैं तो कुछ एग्जाम्पल इसको देखिए। जैसे सपोज दैट यह एक रोटी अर्थात 1, यह एक रोटी है जिसको हमने इक्विवेलेंट टू 1 दिया है। 1 इक्वल टू 100% भी होते हैं, मैथमेटिकली इसको जानना चाहिए। 1 इज इक्वल टू 100%। इसी रोटी को अगर पुनः लिखा जाए और जो इस प्रकार से कर दिया जाए, दैट मीन्स यह रोटी के 2 भाग हुए, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अगर हमने रोटी को 2 भागों में बांट दिया, दैट मीन्स रोटी के 2 पार्ट हो गए, पहले पार्ट को 1/2, दूसरे पार्ट को भी 1/2। इस प्रकार हम कहेंगे कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। समझने की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर एक बार आते हैं, फिर एक रोटी है, इसको 4 भागों में बांट दिया, दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। इतना से आप बात को समझिए। रोटी को 8 टुकड़े में भी बांट सकते हैं, 16 टुकड़े में भी बांट सकते हैं, ये सब अनावश्यक बातें हैं। इतना ही काफी है आपको समझाने के लिए। यह है 4 भागों में बांटना, स्वाभाविक रूप से 4 साझेदार हो। 3 भागों में बांटना, स्वाभाविक रूप से 3 साझेदार हो। तो इसको मैथमेटिकली हल कैसे किया जाता है? हो सकता है कभी एक साझेदार निकल जाए, कभी एक साझेदार प्लस हो जाए, तो
तो प्लस माइनस करने की बात होती है। दैट मीन्स अगर हम कहें 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इस प्रकार से यह एक इक्वेशन है और इक्वेशन का प्रयोग हम प्रैक्टिकली इस प्रकार से करते हैं कि अगर 1 में 1/2 को घटा दिया शेष 1/2 बचेंगे, अगर 1 में 1/4 को घटा दिया जाए शेष हमारे पास 3/4 बचेंगे। ये सब आपके प्रैक्टिकल में आजमाए जाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है अनइक्वल। ये सब इक्वल स्थिति में चलता है। अनइक्वल का मतलब 3:1। हमने यहां पर दो अनुपात का प्रयोग किया, 3:1:3:2:1, फिर हमने लिखा 6:4:6। यह परिवर्तन की अवस्था है। पहले 3 साझेदार था जो 3:1 के अनुपात में अपने लाभ को बांटता था। अब वह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कर दिया है और लाभ बांटा जाता है 6:4:6 अनुपात में। तो 6:4 अनुपात दैट मीन्स जब भी कोई लाभ के अनुपात में कोई परिवर्तन होगा तो इसका इफेक्ट साझेदारों पर किस रूप में पड़ेगा? 2 रूपों में पड़ेगा। दैट मीन्स लाभ परिवर्तन होने से कोई गेनर साझेदार हो जाएगा तो कोई लूजर साझेदार होगा। दैट मीन्स लूजर का मतलब जिसको पहले की अपेक्षा अब कम लाभ का अनुपात मिल रहा है, और गेनर का मतलब जिसको पहले की अपेक्षा लाभ का बड़ा अनुपात मिल रहा है। दैट मीन्स लाभ हानि परिवर्तन होने से कोई साझेदार का अनुपात पहले की अपेक्षा घट जाता है और किसी साझेदार का लाभ अनुपात पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। अगर पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो उसको गेन कहते हैं और पहले की अपेक्षा घट जाए तो इसको लॉस कहते हैं। दैट मीन्स लूजर कहते हैं और लूजर को यहां पर सेक्रीफाइस कहा जाता है। दैट मीन्स जिस साझेदार का लाभ परिवर्तन होने से पहले की अपेक्षा अधिक लाभ बड़ा हो जाए तो वो गेनर होते हैं और गेनर को प्रायः गेनिंग कहा जाता है। गेन भी कह सकते हैं। और किसी का लाभ पहले की अपेक्षा घट जाता है वो लूजर कहलाता है और लूजर अकाउंटेंसी में सेक्रीफाइस करना कहलाता है। दैट मीन्स हम अपने लाभ का कुछ त्याग कर रहे हैं और जो हम लाभ का त्याग करते हैं स्वाभाविक रूप से यह त्याग किसी न किसी प्रकार से साझेदारों को गेन प्राप्त कराएगा। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की बात होती है। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात इसको बोलते हैं। यह बहुत साधारण सी बात है। ये लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से कि एक किसी नए साझेदार के आने से, किसी एक पुराने साझेदार को छोड़कर चले जाने से, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने से प्रायः लाभ हानि अनुपात में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। पहले 3 साझेदार थे, एक चौथे साझेदार को ले आए। दैट मीन्स
पहले 1 रुपया के लाभ को 3 लोग बांटते थे, और जब किसी नए साझेदार को ले आते हैं तो उसी 1 रुपये के लाभ को 4 लोगों में बांटना होगा। तो बांटना होगा, दैट मीन्स आने वाला जो साझेदार है वो ऑलवेज गेनर होगा, और वो जो गेन प्राप्त कर रहा है उसका लूजर कौन होगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा। तो सेक्रीफाइस पहले के 3 साझेदार करेंगे, जिसको ABC कह सकते हैं। नया साझेदार D आया, दैट मीन्स यह गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में, ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि किसको कितना गेन हो रहा है और किसको कितना लॉस हो रहा है। तो बच्चों, आज मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगले दिन आएंगे, बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे, और वह गेनिंग शेयरिंग रेशियो हम किताबों से नहीं बल्कि स्वतः ही यहाँ पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे और क्वेश्चंस हल भी करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, बच्चों को अच्छा से अच्छा समझाना, अर्थात इस प्रकार कि आपको समझ में आ जाए। अर्थात बच्चों को समझाने के लिए हम बच्चों वाली बात करते हैं, बहुत कठिन बात नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। अर्थात यह पार्टनरशिप का टॉपिक बहुत ही लंबा चलने वाला है, अर्थात आज इसको सब्सक्राइब करके रख लें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस न करें। तब तक के लिए धन्यवाद।